अब तुम बताओ मुझे क्या लिखना लिखना नहीं है इसको, ये मतलब वैसे जनरल क्वेश्चन था। मिलिट्री फौज क्या है? फौज व्हाट इज फौज? हाँ डिफेंड करती है और उनके पास आर्म्स वेपन्स होते हैं और एरिया कवर करती है और सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है ताकि वो दूसरी कंट्री से अपने मुल्क को बचा सके। और तो दिस इज मिलिट्री मैडम ये डिफेंस का काम डिफेंस का काम करती है। ठीक है, मिलिट्री में सारी फौज आ जाती है। सारी फौज है। ओके ठीक है, बेशक वो पुलिस कर लो, ये जो रेंजर्स हो जाते हैं, FIA के जो लोग हैं, बिल्कुल जो सारी अपनी फोर्सेस है ना वो सारी मिलिट्री में आती है। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट कि वो वाली फौज जिन्होंने वो ग्रे सॉरी ब्राउन से कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है, सिर्फ वो नहीं, सब बात है मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री की डेफिनेशन बता देती हूँ, देख लो। मिलिट्री द आर्म्ड फोर्सेस ऑथराइज्ड टू यूज डेडली फोर्स and weapons. सुन लो पहले, the armed forces authorized to use deadly force and weapons to support the interest of the state and some or all of its citizens. अपनी कंट्री को और इसकी सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, वो होती है फौज। ठीक है, वो क्या होती है? मिलिट्री। जिनके पास ये अथॉरिटी होती है तो वो वेपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेशक वो आर्म वेपन्स होते हैं या डेडली फोर्स होती है। ठीक है, डेडली फोर्स के मतलब आप वो क्या उसको कहते हैं कि हद तक आप यूज कर सकते हो। हमारे उसमें ये अलाउड होता है पुलिस वालों को कि वो अगर डिफेंड करना चाहते हो तो वो गोली चला सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, लेकिन आम सिटीजन ये अलाउड नहीं होता उनको कि वो किसी के ऊपर गन चला सके अनटिल और अनलेस उनके पास उस वेपन का लाइसेंस होता है। ऐसे ही है, एम आई राइट? ठीक है, तो मिलिट्री के पास ये फोर्स ऑथराइज्ड होता है, उनको ये फोर्स मिली होती है। ठीक है जी, ये थी मिलिट्री। अब बच्चे मुझे कोई बताएगा व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, कोई भी फौज अगर हमारे इक़्तिदार को, हमारी डेमोक्रेटिक उसको जमहूरियत को वो अपने ले लेती है, इन्फोर्स कर लेती है या उसके ऊपर अपनी हुकूमत जब कायम करने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर क्या लगा है? मार्शल लॉ। ठीक है, इसके जो मार्शल लॉ लगाने वाला होता है उसको डिक्टेटर भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी टर्म को हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। अब आप मुझे एक डिफरेंस बताओगे डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी जो है वो सदारती निजाम संभालती है और जो डिक्टेटर होता है वो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो वही संभालता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो डिक्टेटरशिप में ये है कि एक बंदे के ऊपर पावर होती है, डेमोक्रेसी में पब्लिक की से होती है और अवाम की हुकूमत, अवाम की वो डेमोक्रेसी है। इसके अलावा वन मैन आर्मी हो गया डिक्टेटरशिप, ये एक बंदा जो है वो पूरी कंट्री को रूल करेगा। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक से के साथ फ्रीडम ऑफ वर्ड्स होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, पब्लिक की राय होती है, तो इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इसके अंदर नो से, किसी की कोई से नहीं होती है। एक बंदे ने कह दिया जो वो होना ही होना, ठीक है, चाहे दिन है रात है, उसने कह दिया तो बस होना। ठीक है, तो ये इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस टर्म को बोलते हैं जो कि नहीं होता। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन आप समझोगे इस चीज को। ठीक है, कोई मुझे बताएगा टॉपिक से हट के पूछो, फ्रीडम ऑफ राइट्स क्या होता है? फ्रीडम ऑफ राइट्स, डिक्टेटर एनफोर्सर्स, आजादी। एग्जैक्टली, आजादी होती है। हकूक, हकूक कौन से हमारे? जो हमारे बेसिक है। कौन कौन से? आजादी से फिरने का हक, आजादी से बोलने का हक, आजादी से रहने का हक, घर बनाने का हक, खाने का हक। तो ये क्या है? दीज आर बेसिक राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टर्म्स का बताई थी कि टर्म्स अगर हम बात करते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का हक, इसी तरह फ्रीडम ऑफ राइट्स होता है, इसी तरह वुमेन के राइट्स होते हैं, इसी तरह मेंस के राइट होते हैं। हर जो आपका सिटीजन है वो इक्वल है, इक्वालिटी का राइट भी है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट सी टर्म है, सिर्फ वो आपको डिफिकल्ट इसलिए लगे क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ठीक है ना?
चले, अब हमने बात की थी मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ ये होता है कि कोई भी फौज से कोई बंदा उठकर हमारे जो जमहूरी निजाम है उसके ऊपर आकर अपना कब्जा जमा लेता है और वहां पर अपना वो कर लेते हैं, क्या करता है, वो कर लेते हैं, यानी कि हाँ, इसको एक टर्म मैंने ये तब भी बताई थी, coup d'etat कहते हैं। ये फ्रेंच की एक टर्म है जिसको हम मार्शल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। coup d'etat, वैसे इसको coup बोलते हैं, coup d'etat, ठीक है जी। आप इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मार्शल लॉ बोलते हैं। अब कहीं पे भी आपको ये लिखा नजर आया ना coup, ये coup, इसको आपने यही समझना कि मार्शल लॉ, COUP, coup E इसके बाद में DETATE, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी इसके ऊपर आते हैं। डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है। मार्शल लॉ के बारे में आपको जेनेरिक करिए, मैं आपको एक उर्दू में भी बता देती हूँ क्या होता है। ऐसा निजाम जिसमें हुकूमती अमूर का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर फौज के हाथ में हो, आइन मुअत्तल कर दिया जाता है और बुनियादी हकूक खत्म कर दिए जाते हैं। फौज का सरबरा मुल्क का सरबरा कहलाता है, ठीक है। दिस इज मार्शल। और मैडम इनको थोड़ा सा जान दीजिएगा, ये जो आइन मुअत्तल करने की आप बात कर रही हैं ना, ये कौन सा आइन होता है जो एग्जिस्टिंग होता है, ठीक है सर, वो इनको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। फौज का सरबरा मुल्क का सरबरा कहलाए, ठीक है जी। ये है मार्शल लॉ। अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान पढ़ाए थे। कॉन्स्टिट्यूशंस कितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कितने आइन हैं, कौन कौन से ईयर में आए, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है, वेरी गुड, ठीक है। ये जो आइन मुअत्तल होने की बात है ना, ये अभी तक जो 3 आइन हमारे पास आ चुके हैं, ये जो 2 आइन पहले मुअत्तल हो चुके हैं ना, ये मार्शल लॉ के दौरान ही मुअत्तल किए थे। मतलब जो डिक्टेटर आता है, जो इन्फोर्सर आता है, वो आकर सबसे पहले नेशनल सूबाई और वो कौन सी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं उनको डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। कैबिनेट डिसॉल्व कर देता है और साथ में ये जो आइन है इनको मुअत्तल कर देता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अकॉर्डिंग हुकूमत काम करी होती है, मुल्क चला रही होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको खत्म कर देते हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वो वहां पर जो है वो जारी करते हैं, ठीक है। तो आइन मुअत्तल करने का मकसद ये है कि ही वांट्स द प्रॉपर सुपीरियरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो वहां पर सुपीरियर रहना चाहता है। मैंने आपको एक चीज भी पढ़ाई थी जब मैंने हाई कोर्ट का वो पेपर कराया था, उसमें बताया था सुप्रीम पावर किसकी होती है कंट्री में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हटाकर चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम पावर पढ़ाई थी ना एक मैंने, ठीक है। सबसे सुप्रीम पावर कॉन्स्टिट्यूशन है। वो उसकी वजह ये है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अगर आइन नहीं है तो आप मुल्क नहीं चला सकते। आप कोई भी चीज देखते हो जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जितनी भी चीजें आई वो ये कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट की पावर्स 58(2)(b), ये जो आर्टिकल्स है वो सब किससे रिलेट कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 58(2)(b) के अंदर एक आर्टिकल है 58(2)(b), ठीक है। इसके अंदर ये कहा जाता था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये आइन का हिस्सा था, ये क्या है, आइन का हिस्सा था। फिर एक तरमीम आई, 18वीं तरमीम, उसके अंदर इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है। आपकी सुप्रीम पावर जो है, सॉरी सुप्रीम कह रही हूँ, आपकी जो पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर, आपका हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। 58(2)(b) उन्होंने खत्म कर दिया 18वीं तरमीम में। तो ये सब चीजें आपकी किससे चल रही है, आइन से, ठीक है। अगर आपका आइन मुअत्तल हो जाता है, अगर आइन को एब्रोगेट कर दिया जाता है, तो उसके अंदर फिर जाहिर सी बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से होंगे। अगर इसने डिक्टेटर्स ने आके डिक्टेटरशिप के अंदर इसको आइन को मुअत्तल कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसके अपने रूल्स हैं, वो अपनी मर्जी से चलाएगा मुल्क, वो नहीं फॉलो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसे ही है ना। तो हम अगर फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो दिस इज
ये हमारा राइट है क्योंकि उसकी सुप्रीम पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मार्शल लॉ पे। सबसे पहले मार्शल लॉ कब और किसने लिया, ये पूछा जाता है। ठीक है, डेट आपसे पूछी जाएगी जो अच्छा हम प्रिपेयर करें हैं वन पेपर के लिए। वन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो कब लगा, ये किसने लगाया, कितने साल का था वो। उसके अलावा जो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी आपके वन पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे होते हैं, आपको एक हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं ताकि अगर आपके दिमाग में कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल 4 आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आपको कुछ पता होना ऑन द बैक ऑफ द माइंड कि हमने ये डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था, तो कोई ना कोई आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है कि जनरल नॉलेज का सेशन करने का मकसद भी यही है, जो हमारे पेपर्स वन पेपर कंडक्ट होते हैं, जो नए बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जब शॉर्ट हैंड का पेपर होता है उससे पहले एक जीके का पेपर आता है, जनरल नॉलेज का पेपर, जिसमें 100 MCQs होते हैं। वो 100 MCQs डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश है, इस्लामियात है, ये पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, और जर्नल साइंस है, जर्नल साइंस एबिलिटी का एक पोर्शन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस वन पेपर के अंदर आती हैं, तो वो आपको वन पेपर को इजीली क्रैक करने के लिए जनरल नॉलेज का सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आप समझ लो बहुत बड़े समंदर में एक छोटा सा एक एरिया जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत वास्ट नॉलेज है, आप इसको जितना कवर करोगे, मैं इसलिए कहती हूँ अपने रजिस्टर्स लाजमी बनाएं, क्योंकि आप रजिस्टर्स बनाएंगे, आपका पेपर आएगा, एक तो उसको रिवाइज करोगे, और दूसरा चीज एक दफा करते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको रिवाइंड करोगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगी, याद ही नहीं रहेगा कि कभी पढ़ा भी था। ठीक है, तो आप जब पेपर आपके आ रहे हैं उसको रिवाइज करो, बार बार उसी रजिस्टर को खोलो, उसी को रिवाइज करो, तो एक तो डेट्स आपकी पक्की होती जाएंगी, और दूसरा ये कि आपको जगह जगह से फिर ढूंढनी नहीं पड़ेगी चीजें। ठीक है, तो जो हम इंसाइक्लोपीडिया खरीदते हैं बाहर से, वन लाइनर खरीदते हैं या कुछ, वो आप बेहतर नहीं, अगर ये कंडक्ट हो रहा है सेशन, तो आप खुद बनाते जाओ इसको। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इट मेंट फॉर। ठीक है जी, आप आ जाते हैं जी मार्शल लॉ पे। सबसे पहले मार्शल लॉ की जो डेट है वो है 7 अक्टूबर 1958। इसका टेन्योर ये है कि वो कितने अरसे तक रहा। ठीक है, तो ये टेन्योर इसका 10 ईयर्स। ठीक है जी, टेन्योर है कि ड्यूरेशन है? टेन्योर ड्यूरेशन। अच्छा ठीक है, ड्यूरेशन में ये है कि 1958 से कब तक रहा? 1969 तक। और इसका डिक्टेटर था सिकंदर मिर्जा। अच्छा, इसके पीछे जो था वो मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या। जब हमारा 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या था, एक ओहदा होता था गवर्नर जनरल का। ठीक है, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे-ए-आज़म। ठीक है, देखो वो 47 में जब पाकिस्तान बना, उसके बाद का था 48 तक वो जिंदा रहे, वो गवर्नर जनरल थे। उसके बाद कौन है? लियाकत अली खान। ठीक है, तो इसका जो ओहदा था वो गवर्नर जनरल का था। जो अब हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो पहले गवर्नर जनरल कहलाता था। ठीक है, तो 56 तक ना, 56 का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर जनरल का ओहदा है ना, इसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ये जो प्रेसिडेंट का ओहदा है गवर्नर, ये भी पूछा जाता है कि कौन से आइन में गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंट में तब्दील कर दिया गया, कौन से आइन में गवर्नर जनरल के ओहदे को प्रेसिडेंट के ओहदे में तब्दील किया गया। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए 56 का आइन था। ठीक है, तो आपके जो ये इसके पीछे जो वो था, सिकंदर मिर्जा किस तरह से और किस तरह से उन्होंने किया, जो मेजर जनरल उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्जा साहब थे, वो आए डिक्टेटर, उन्होंने जो वो था एब्रोगेट किया, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया, मेजर जनरल थे ये, ब्यूरोक्रेट से पहले ये जो सिकंदर मिर्जा साहब हैं ब्यूरोक्रेट थे। उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, मेजर जनरल बने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अयूब खान है जिनके बहुत अजीज दोस्त थे, उनको क्या किया, प्रेसिडेंट मुंतखब कर दिया। और वो कब किया? 27 अक्टूबर, 20 दिन बाद 1958। अयूब खान जो थे ना, उनको पहले अयूब खान को उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बनाया, पहले अयूब खान को उन्होंने बनाया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ये पूछा जाता है। ठीक है, CMLA। फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? अयूब खान। किसने बनाया था इनको?
सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा ने, ठीक है। ये राइट डिक्टेटर के पास ही होता है कि वो किसको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है जी, उन्होंने अयूब खान अपने उनके दोस्त थे, उनको क्या बना दिया, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो फिर तो उनके पास सारे राइट थे, वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रेसिडेंट के अहदे पे उन्होंने करवाया तस्लीम 27 अक्टूबर 1958 में, ठीक है। और साथ में जो है ना वो सिकंदर मिर्जा को जिला वतन कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ एक मोनोपोलीज थी, कुछ कंट्रोवर्सीज थी। अगर आप इनको डिटेल में करना चाहते हो, वैसे हम डेट्स वगैरह कर रहे हैं, अगर तो करना चाहेंगे तो डिटेल में इसका हम रख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भी मुनासिब है ये कर लें। क्यों जिला वतन किया, उनके पीछे क्या वजूहात थी, क्या मसले थे, ठीक है। एक और भी एक चीज मेरे जहन में आई, वो ये कि मार्शल लॉ लगने के पीछे वजह क्या थी। हमारे मुल्क में अगर मार्शल लॉ लगे तो उसकी रीजंस क्या थी, कभी किसी ने इसके ऊपर करना बताओ क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसके अलावा करप्शन और इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिशियन और इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, और पॉलिटिकल स्कफल और लड़ाई, म्यूचुअल स्कफल और बड़ा जो मसला था मार्शल आर्ट का, वो एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना। एग्जैक्टली, पावर की लस्ट थी, जो मतलब अपने उसमें पावर है ना, ये हुकूमत चलाने की, सीट की, कुर्सी की, हुकूमत में आने की जो लस्ट है, जो एक क्या उसको बोलते हैं, लस्ट को क्या बोलते हैं, हवस, एग्जैक्टली, इक़्तिदार की हवस, उसके अंदर जो थे ना ये मार्शल लॉज हमारे जितने भी आए, कितने साल तक रहे, 33 ईयर्स, 33 ईयर्स मार्शल लॉज में हमारा मुल्क रहा, 33 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा बाकी कितने साल बचे जो पूरी के लिए, 43 ईयर, 40 मान के 45, 43, ठीक है। ये डेमोक्रेसी के थे और ये डिक्टेटरशिप थे। ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान कितने साल जो है वो डेमोक्रेसी के उसमें रहा और कितने साल वो डिक्टेटर्स के अंदर रहा, ठीक है। अच्छा जी, तो रिजल्ट्स जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि मार्शल लॉ लगने के पीछे क्या वजूहात थी। एक तो ये कि पावर की लस्ट, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा आपस के कुछ झगड़े थे, उसके ऊपर भी मार्शल लॉ लगे। उसका एक बड़ा उन्होंने प्रोमिनेंट किया हुआ था, वो जो नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ साहब की जो स्कफल थी, ठीक है, ठीक है। जुडिशल वीकनेस भी थी, जुडिशरी इतनी हमारी स्ट्रांग नहीं थी पहले। 18th अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगनेस वहाँ पे स्ट्रेंथ मिली, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी बना पर हमारे जो मार्शल लॉज थे वो यहाँ पर इन्फोर्स हुए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर कोई अच्छा नहीं था पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद कोई इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से भी था मसला के लीडर्स होने चाहिए। तो आपको पता है मुल्क चलाने के लिए स्ट्रांग और अच्छे और पॉजिटिव माइंडेड और बगैर किसी मफाद के कुछ लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो मुल्क को चला सकते हैं, मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उन लीडर्स की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से मार्शल लॉ जाहिर सी बात है, फिर जो तगड़ा था उसने तो फिर आना ही था इक़्तिदार में, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा मार्शल लॉ लगा, सिकंदर मिर्जा साहब, उन्होंने अयूब खान को वो किया, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। 27 अक्टूबर को वो प्रेसिडेंट के अहदे पे फाइज हुए, जब तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा साहब को हटा दिया वहाँ से। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से लोगों को जिला वतन किया, जिसमें मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं, आई चंद्रगढ़ हैं, मोहम्मद अली जौहर हैं और हुसैन शहीद मलिक फिरोज खान साहब। ये सब वो उस टाइम के जो हैं वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिनको वहाँ से उन्होंने जिला वतन कर दिया। ऑब्वियसली अगर किसी को प्रोवोक किया जाता है तभी वो आपको काउंटर रिएक्शन देता है। ऐसे ही है कि आप बस चल रहे और कोई भी आपको आगे छेड़ दे, आप ऑब्वियसली किसी को मारोगे, कुछ करोगे, तभी वो आगे से काउंटर रिएक्शन अपना डिफेंस करेगा ना। तो कुछ वजूहात थी जिसकी वजह पे वो जब इक़्तिदार में आए उन्होंने सबको जो है वो, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद हम आ जाते हैं। अच्छा, ये जो 10 साल थे ना, इसके ऊपर अब किसकी हुकूमत उन्होंने, मतलब कौन था यहाँ पर अब ये 10 साल? अयूब खान। तो अयूब खान का जो एरा है वो भी एक बहुत प्रोग्रेसिव एरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तरबेला मंगला डैम्स जो थे वो भी उन्होंने बनाए,
पाकिस्तान को खुद कफील किया, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने। नो डाउट मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो भी मार्शल लॉ है ना, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है ना, उसके प्रॉस भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स ये होता है कि प्रॉस एक अच्छी साइड है और कॉन्स एक बुरी साइड है, ठीक है। तो मार्शल लॉ लगने के कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं, ठीक है। तो अगर मुल्क को वहाँ पर स्टैंड किया अयूब खान साहब ने, तो ये उसकी एक अच्छी बात थी, ठीक है। नो डाउट कि वन मैन रूल था, वो अकेले हुकूमत करना चाह रहे थे, अकेले उन्होंने की, तो वो एक गलत चीज़ थी कि पब्लिक की से नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, वो एक गलत चीज़ थी, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन नहीं था, लोग बोल नहीं सकते थे, अपनी राय नहीं दे सकते थे, अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो वो एक उसका क्या था, एक गलत साइड थी। तो अच्छी साइड में ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो करवाई, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया, पाकिस्तान को खुद कफील किया, काफ़ी खुशहाली आई, पाक फौज को बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्लोरिश किया, उसके बाद सनतों को उन्होंने बहुत फ़रोग दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके क्या थी, अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट। पाकिस्तान जापान जैसे मुल्कों को कर्जे भी देता था। एग्जैक्टली उस दौरान अयूब खान के दौर में उन्होंने पाकिस्तान ने कर्जे भी दिया, बिल्कुल ऐसा वक्त दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि उसने दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मिलिट्री है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके ऊपर उन्होंने ये जो वेपन्स थे वो भी किसी को रशिया वगैरह को दी में, ऐसे ही कुछ वक्त ऐसा भी गुजरा। पाक चाइना तल्लुकात भी बिल्कुल, पाक से ज़्यादा ताल्लुकात भी अच्छे। हमारी वीट की प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो गई थी कि वो पाकिस्तान जो था वो खुद कफील हो गया था कि खुद से अपनी वीट उगाकर खुद से अपने मुल्क में उन्होंने उसको किया कि ये हमारी अपने पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान मेड समझ लो, जैसे चाइना मेड होती है, जैसे पाकिस्तान मेड उन्हें अपने मुल्क के अंदर उसको पूरा फैला दिया, ठीक है। पाक चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए अयूब खान के दौर में, ठीक है जी। लेकिन एक और थी मसला हो गया, वो ये कि अयूब खान के जब ये अच्छा एक्सपेक्ट चल रहा था तो उसमें एक बुरा भी ऑब्वियसली उभरना था। फिर जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का मसला आया ना, ईस्ट पता है हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कब सेपरेट हुआ? 1971, ठीक है। ये हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन है, मतलब हमारा जो बंगाल और पाकिस्तान था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। ये पहले इकट्ठा था, ठीक है जी। यहाँ पर जब ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात आई तो उनके बहुत से मुखालिफिन जो थे वो खड़े हो गए कि ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में बहुत सी दूरियां जो हैं अयूब खान की वजह से आ गई हैं। अब वो मतलब सही नहीं चल रहा था। वो जो वेस्ट वाले सॉरी ईस्ट वाले थे, बंगाल वाली साइड के लोग थे, वो बहुत सारा गलत समझने लग गए थे कि ये मतलब हमारे ऊपर कोई इतनी अहमियत नहीं है, हमारे ऊपर इतना काम नहीं हो रहा जितना वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है, तो लोग बहुत बदजन हो गए थे, ठीक है। तो वो उसकी दूरियों की वजह से भी अयूब खान के ऊपर जो है वो काफ़ी सी चलने लग गई थी। एक वहाँ पर मुहिम भी चली, अयूब भुट्टो मुहिम, ठीक है। उसमें यह था कि वो काउंटर पार्ट ऑब्वियसली जब आपका राइवल आ जाता है ना सामने, तो जब राइवल स्ट्रॉन्ग हो, भुट्टो साहब थे वो, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन थे, कौन से सिविलियन, ठीक है, सिविलियन थे वो, क्योंकि वो अवाम में से उठ कर आए थे इसलिए उनको सिविलियन कहा जाता है, ठीक है। ये तो उससे फौज के अंदर से उठे थे इसलिए उनको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, लेकिन वो जो थे वो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे क्योंकि उनको फौज ने नहीं किया था, अवाम ने जो था वो उभारा था। अब वहाँ से जो अयूब खान की इसकी जो है भुट्टो साहब की वो आपस में कुछ कंट्रोवर्सीज चलती हैं, तो अयूब खान जो है वो अपना सारा इक़्तिदार दे जाते हैं जनरल याह्या खान साहब। किसको? वेरी गुड। तो अब जो दूसरा मार्शल लॉ लगता है वो जनरल याह्या खान साहब, मार्च 1969 कितने साल के लिए? 1969। रीलोस ने बयान दिया था कि अगर हमें इकोनॉमिक माशी तौर पर मजबूत होना है तो हमें यहाँ से जो है ना मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को निकालना पड़ेगा, बंगाल के लोगों को निकालना पड़ेगा। वही बात है ना कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में दूरियां इतनी बढ़ गई थी अयूब खान के दौर में कि वो बस आपस में वो इकॉनमी की दौड़ चल गई कि हमारी मुईशत स्ट्रॉन्ग है, हमारी मुईशत वीक है, तो हम लोगों को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। नेशनल इंटरेस्ट बताएगा मुझे क्या होता है? नो
कौमी मफाद। नेशनल इंटरेस्ट क्यों होता है? बाय नोट जो भी हमारा लीडर होता है वो किसके लिए काम करता है? अपने लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कौमी मफाद के लिए काम करता है ताकि हमारे मुल्क को फायदा पहुंचे, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ठीक है, ये आपने किसी को स्टेटमेंट पास ही करनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपने यही कहना है कि लीडर्स जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल रहना, वेरी गुड, आप सबको याद है। अच्छा जी, जनरल याहिया खान आ जाते हैं 25 मार्च 1969 में। ठीक है, 2 साल सिर्फ वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो उनका एरा इतना प्रोग्रेसिव भी नहीं था क्योंकि बहुत थोड़े अरसे के लिए मार्शल लॉ जो था वो लगा। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं का एरा बता रही हूँ। ठीक है, वो मार्शल लॉ नहीं उन्होंने लगाया, क्या लगाया था? ज़ियाउल हक ने लगाया था। बिल्कुल, आपने मिक्स नहीं करना ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो जितने भी जीज़ी है ना, आपने इनको मिक्स नहीं करना। ज़ियाउल हक इज सम अनदर पर्सन एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज सम अदर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन क्या था उनका एरा प्रोग्रेसिव था कि नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एरा प्रोग्रेसिव नहीं था। ये जितना दरमियान का एरा होगा ना, आप देखना 1971 पे 1977, ये पूरा एरा जो है ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। ठीक है, इनका रूल था 71 से लेके 77। इसकी जो दौरान ही वेस्ट पाकिस्तान जो था वो ईस्ट से अलग हो गया। ठीक है, वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में कौन थे? मुजीबुर रहमान साहब, और यहाँ पर कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो उन दोनों की भी आपस में चल रही थी क्योंकि वहाँ पर बंगाल में ये मुहिम थी कि पाकिस्तान जो है वो अनफेयर खेलता है। पाकिस्तान से जितना भी जो ये ईस्ट पाकिस्तान से जितना भी यहाँ से वो जूट आती होती थी, वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से ना बंगाल में जूट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, पटसन जिसको हम बोलते हैं। तो वो वहाँ से पाकिस्तान से वो ईस्ट पाकिस्तान से आती थी ना, बंगाल से, तो उसका सारा जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था ना, वो अपने वेस्ट पाकिस्तान पे लग जाता था, वो ये वाले हमारे वाले पाकिस्तान में। तो मुजीबुर रहमान साहब यही, जब भी कोई इख्तिलाफ होता है तो वो यही कहा करते थे कि मुझे पाकिस्तान की सड़कों से पटसन की बू आती है। ये सुना होगा आपने, बहुत फेमस कोट है। ठीक है, तो वही बातें, इख्तिलाफात आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में जो है वो नुक्स आता है। आपको हर चीज़ में फील होता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। फिर वो वोटिंग्स का भी कुछ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास कितने वोट थे? 342 के 271, थोड़े थे लेकिन फिर भी इनको जो है वो 271 थे, लेकिन फिर भी इनको जो है वो निशस्त दे दी गई और वेस्ट पाकिस्तान को जिताया गया, ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड को जरा साइड में कर दिया। तो वो कुछ एक कॉन्ट्रोवर्सीज थी, उनको वो एक एरा जो है वो इसलिए डिस्कस करी क्योंकि वो टाइम स्पैन भी एक लंबा था, 71 से 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 77 में हमारा थर्ड मार्शल लॉ कौन लगाएगा? वेरी गुड। 5 जुलाई 1997, कितने साल के लिए? 11 साल के लिए। 1988। कौन है? ज़ियाउल हक। बच्चे प्लीज, मैं आपको फिर कर रही हूँ, आपने मिक्स नहीं करना। ज़ियाउल हक साहब डिक्टेटर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फर्स्ट सिविलियन मार्शल, सिविलियन चीफ मार्शल थे। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद बच्चे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब में एक और मैंने इनको कराया था, वो ये कि इनके जब हुकूमत उभर रही थी ना, तो इनके खिलाफ पार्टियां भी बनने लग गई थी। कौन सी थी वो? 9 पार्टीज थी। जो कॉमन थी वो कौन सी थी? PNA के नाम से है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी जो कि इनके खिलाफ जो थी वो पार्टीज बनने लगी थी। एक और भी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद।
वो बेनजीर के खिलाफ बनी। हाँ जी, ठीक है, एक और लिख ले, एक थी ऐसी ना, स्टार डाल के लिख लो PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंसेस के बारे में पूछा जाता है, PNA स्टैंड्स फॉर। ठीक है, एक और चीज थी, वो थी इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद, ये बेनजीर के खिलाफ था। ये किसके खिलाफ था? ZA के खिलाफ, और ये बेनजीर के खिलाफ। ये पार्टीज बनती हैं, पता है अभी भी जो पार्टी बनी थी वो कौन सी थी? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये पूछा जाता है। ठीक है, PDM जो थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इमरान खान के खिलाफ। ठीक हो गया? ये 9 पार्टी PDM में कितनी थी? 13। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ज़ियाउल हक साहब जो हैं, अच्छा ज़ियाउल हक की कुछ चीज़ें हैं, एक इस्लामाइजेशन बाय ज़िया, एक और चीज़ बेसिक डेमोक्रेसी किसने इंट्रोड्यूस कराई? 1960 में अयूब खान ने, लिख लो। बेसिक डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान इन 1960। ये उनका दौर चल रहा था जब। ये बहुत आता है क्वेश्चन। अब ये बेसिक डेमोक्रेसी क्या है, किस तरह से है, दिस इज अनदर टॉपिक। अभी हम मार्शल लॉस करेंगे। ठीक है, एक और चीज इस्लामाइजेशन बाय ज़िया, जो इस्लामिक प्रोविजंस थी ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की थी, ज़ियाउल हक साहब ने की थी, वो भी एक अलग टॉपिक है, इस्लामाइजेशन बाय ज़िया। ठीक है, एक है, आप उस टॉपिक को बेशक मेंशन कर लो अपनी बुक में, मुझे रिमाइंड करा देना। ठीक है, बेसिक डेमोक्रेसी और इस्लामाइजेशन बाय ज़िया आपको याद है? हाँ, अयूब खान है, बेसिक डेमोक्रेसी 1960। ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल मुल्क पर मार्शल लॉ रखा, 77 से 88 तक। ये हटा कब मार्शल लॉ? 1988 में। क्यों? वो नहीं हटते अगर उनकी डेथ ना हो। कैसे हुई थी डेथ? ये पूछा जाता है जो ज़ियाउल हक की डेथ थी वो कौन से एक्सीडेंट में हुई? कौन सा इंसिडेंट था? उसको क्या बोलते हैं? भावलपुर प्लेन एक्सीडेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है भावलपुर प्लेन एक्सीडेंट, क्योंकि भावलपुर के ऊपर थे, गुजर रहे थे, तो उनका जो वो था प्लेन था वो क्रैश हो गया था। क्या वजह थी? लास्ट। ठीक है, भावलपुर प्लेन एक्सीडेंट। इंसिडेंट भी लिख सकते हो, एक्सीडेंट भी लिख सकते हो। रशिया का प्रेसिडेंट रशिया का प्रेसिडेंट भी था, देख लेना। नहीं, रशिया का प्रेसिडेंट नहीं था, वो जो अमेरिका का सफीर था ना, सफीर, फॉरेन मिनिस्टर्स थे। ठीक है, अच्छा जी, ये कितने साल हैं? 10 साल, 77 से 11 ईयर्स। ठीक है, 11 ईयर्स जो है हमारा थर्ड मार्शल लॉ। लास्ट मार्शल लॉ कब रहा, कितनी देर रहा, पता हो गया? तो बहुत कितना? 9 साल रहा। 9 है कि 8 है? 9 साल है। और कौन सी डेट थी, किसने लगाया था? ये तो सबको पता होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब ने 1999, 12 अक्टूबर 1999 और 1999 से लेकर 2008। अब मुझे ये बताओ, ये 88 से 99 तक का जो एरा था, इसमें कौन था? और नवाज शरीफ। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अंदर टाइम स्पैन देख लो कितना ज्यादा है, जैसे 71 से बाद 77, इसमें आपको पता होना चाहिए किसकी हुकूमत थी, किसकी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, वो एरा देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद 88 से 99 के दरमियान बेनज़ीर भुट्टो भी आई 2 साल के लिए, और कौन था? नवाज शरीफ। उनकी 2 टर्म्स थी, 2 थी कि 1 थी? 2 टर्म्स। कितनी टर्म होती है हुकूमत की? कोई मुझे ये बताएगा हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं? है नहीं है? मेरी बात सुने, डेमोक्रेसी में सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि जो आपकी हुकूमत की टर्म है 5 साल, वो पूरी होती है। ये डेमोक्रेसी का एक मेन पॉइंट है। तो आपकी हुकूमतें पूरी हुई है 5 साल? किसने पूरी की?
जब से पाकिस्तान बना नवाज शरीफ ने पूरी की, जब से एग्जैक्टली जब से पाकिस्तान बना है कोई भी प्रेसिडेंट 24 प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स गुजर चुके हैं, 4 गवर्नर जनरल्स हमारे गुजर चुके हैं, किसी ने भी अपनी टर्म जो थी वो पूरी नहीं की। 5 साल का अरसा या तो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उतार दिया जाता है, या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या उसको ठीक है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि आप पाकिस्तान का मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक फॉर द आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए ये बता रही हूँ कि डेमोक्रेसी की एक मेन जो डेफिनेशन के अंदर या उसकी डेमो मतलब क्या होता है? 5 साल का डेमो देना। हाँ जी, 5 साल का डेमो नहीं होता। Very not serious। अच्छा, डेमोक्रेसी में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी हुकूमत का जो टर्म है, जो आपका क्या उसको कहते हैं, इसको रूल करने का एक टाइम स्पैन है, टेन्योर है, वो 5 साल का हमारा फिक्स है। ठीक है, हमारा अलग है, दूसरी स्टेट्स का अलग है, जैसे यूके यूएस उसमें प्रेसिडेंट 5 साल है, 6 साल। अच्छा, एक और चीज़ भी, जो हमारी नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी टर्म कितनी देर की होती है? 5 साल। और सेनेट 6 साल। Why there is a difference? केयर टेकर आ जाते हैं, इसके अलावा क्योंकि इनके 2 साल होते हैं ना, इनके अपना इलेक्शन उनका एक होता है। नहीं, उसके मेंबर फिक्स है ना। सेनेट के कितने मेंबर्स हैं? अभी तो वैसे फिक्स ये है कि 100 मेंबर्स सेनेट के हैं। बचे इसके अलावा जो सेनेट के मेंबर्स हैं, क्या वो नेशनल असेंबली में आ सकते हैं? क्या वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं? सेनेट के मेंबर्स कौन से होते हैं? MNAs के MPAs? वेरी गुड। सेनेटर्स होते हैं सेनेट के मेंबर्स, MPA प्रोविजनल असेंबली के होते हैं, और MNAs किसके होते हैं? नेशनल। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान के कितने पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं? कौन से? लोअर एंड अपर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है? बड़े बच्चों को तो पता है, जो अभी नया है ना उनको नहीं पता ये। ठीक है, सिर्फ रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ये बेसिक चीजें जो है ना वो पता हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद परवेज मुशर्रफ वाला एरा है। ठीक है, इसमें जो राइवलरी थी ना परवेज मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की, उसमें भी काफी चीजें हैं। एक बुक है, आप उसका कॉन्टेक्स्ट देख लेना, जबर और जमहूरियत। ठीक है, उसको एक दफा बस उसका गूगल पे लिख के, विकिपीडिया पे ना उसका लिखना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सब बता देंगे कि इसके बुक वो फिर ये होता है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हो ना, फिर बुक को थॉरली रीड करने से मतलब ऐसी बात आप सिर्फ ये काम तो नहीं कर रहे हो, इसके अलावा भी आपके पास शॉर्ट हैंड है और दूसरी चीज़ें आपकी एकेडमिक लाइफ है, तो वो फिर पूरी बुक पढ़ने से बेहतर उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जबर और जमहूरियत किसकी है बुक? कलसूम नवाज की। क्या गैस? अच्छा, एक और मेरा ख्याल से वो एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और चीज़ मैंने बताई थी, वो PK 805 वाली फ्लाइट जो थी कराची से जो आई थी, उसमें कोई अनाउंसमेंट हुई थी कि वहाँ पर परवेज मुशर्रफ ने कुछ अनाउंस किया था। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि इनका जो है ना जहाँ पाकिस्तान में लैंड ना करे, नवाज शरीफ और वापस ये उनकी सिर्फ ये जो है ना, ये उनकी एक दुश्मनी एक्सप्लेन करने के लिए बात कोट कर रही हूँ कि PK 805 फ्लाइट थी जिसमें नवाज शरीफ साहब थे, उसमें तब उस दौरान जो डिक्टेटर थे वो परवेज मुशर्रफ कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने ये अनाउंस किया था पब्लिकली आकर कि ये जो फ्लाइट है ये पाकिस्तान की ज़मीन पर लैंड नहीं करेगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ एक राइवलरी की आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये कहा गया। ठीक है, वैसे पब्लिक फोरम पर अपनी राइवलरी को नहीं किया जाता है क्या कहते हैं एक्सपोज, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। आई डोंट नो व्हाई, बट कोई बात नहीं। बुक को देख लेना, जबर और जमहूरियत। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर क्या करूँगा? इलेक्शन करूँगा। ऐसा हुआ? ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने की, मैंने सबसे पहले आते साथ पूछा, परवेज मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम जो था उसको कंडक्ट करवाया।
ठीक है, उनके दौर में ये कहा जाता है कि रेफरेंडम जो था वो परवेज मुशर्रफ के दौर में था कि पब्लिक डिक्टेटर होने के बावजूद भी उन्होंने पब्लिक को से दी कि ये डिसीजन ये प्रपोजल इम्पोज कंट्री के ऊपर होगा कि नहीं। ठीक है, तो एक ये चीज भी आ जाती है। उसके अलावा प्रॉस एंड कॉन, अच्छा ये क्लियर हो गया, हमारे चारों मार्शल लॉज क्लियर हो गए। डेट आपने याद रखनी है, फर्स्ट था 7 अक्टूबर 1958, सेकेंड था 25 मार्च 1969, थर्ड था 5 जुलाई 1977, फोर्थ 12 अक्टूबर 1998। जो इसके इम्पोजर्स थे, जो इसके इन्फोर्सर्स थे, आपको इनका पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। अब ये नहीं है कि इस्कंदर मिर्जा वाले दौर में अयूब खान की हुकूमत, मतलब ये अयूब खान डिक्टेटर थे, लेकिन ये लगाने वाला कौन था? वो इस्कंदर मिर्जा साहब। अब आपने ये नहीं करना कि अयूब खान ने ये 10 साल जो है वो इस पे, जो इम्पोजर था ना, जिसने इन्फोर्स किया, आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसका नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इनकी ड्यूरेशन और ये, और अब हम प्रोज एंड कॉन्स को एक दफा कर लेते हैं। ठीक है, मैडम इसकी थोड़ी सी जो ड्यूरेशन टोटल बन रही है ना, ये कम है, थोड़ा देखिएगा इसमें। 32 ईयर है। 10 जो फर्स्ट होते हैं ना वो 1969 वाला 32 ईयर्स बन रहे हैं। 1969 वाला 3 साल लगता है। फर्स्ट जो ये वाला 69 77, अच्छा 3 साल। ठीक हो गया, इसको फिर वैसे हम 2 इयर्स ही लिखते पहले हैं। दो जो मार्शल है ना वो 13 साल के थे, फिर पता नहीं इसको ऊपर वाला गलत है कि नहीं आप? वो कौन सा पहला वाला? ऊपर वाला 11 ये वाला 11 साल है। Good to resort order, discipline and the society as a whole. डिसिप्लिन और इसके अंदर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये था भी, क्योंकि माशाल्लाह जब भी लगे सब चीज़ें जो थी वो डिसिप्लिन हुई थी। ठीक है, तो इसमें एक तो ये आ जाता है। उसके बाद जब मार्शल लॉ लगे तो उसमें क्रिमिनलिटी को रेडिकेट किया गया। रेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, तो क्रिमिनलिटी के ऊपर काम किया गया कि यहाँ पर ये, वैसे मुझे ऐसे लगता है अगर क्रिमिनलिटी के ऊपर काम करना चाहिए ना, तो चाइना की एक एग्जांपल है, उसमें ये कि अब मुझे ईयर नहीं वो याद, लेकिन ये था कि उन्होंने कुछ लोगों को जो थी वो सज़ा पब्लिक के सामने दी थी, ताकि कोई नेक्स्ट अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करे तो उससे वो खबरदार रहे। ठीक है, तो अगर हम पनिशमेंट लोगों के सामने देना किसी भी चीज़ की, तो वो एक नसीहत पकड़ी जाती है। हमारे तो पाकिस्तानी कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ट्वीट होते हैं कि वो फिर भी नहीं नसीहत पकड़ते। लेकिन इस्लाम में भी वो जो सजाएं हैं वो बिल्कुल हमारे यहाँ ना इम्पोज नहीं होती सजाएं। मतलब एक आपको ये है कि चोरी की है तो उसके ऊपर सामने हमें कहता है कि इसको हाथ काट देने हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरी मुस्लिम कंट्रीज इतनी प्रोग्रेसिव क्यों है? क्योंकि अब सऊदी अरब की एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पर अगर चोरी की जाती है तो लिटरली हाथ काट दिए जाते हैं। अगर हाथ कट जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी सजाएं हों और ऐसी ही बेल हुए बिना लोगों के हाथ काटे जाएं और लोगों को नसीहतें हों, तो कैसे नहीं हमारा मुल्क प्रोग्रेस करेगा, है ना? डोंट यू एवर थिंक इट? लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर है तो सही, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसको माना नहीं जाता। ठीक है, तो कभी अगर पूछा जाए ना कि व्हाई पाकिस्तान इज नॉट प्रोग्रेसिंग, तो आपको ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो आप कह सकते हो। ठीक है, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी एग्जांपल है तो सही, लेकिन माना नहीं जाता। ठीक है, अच्छा इसके प्रोज में ये था कि क्रिमिनलिटी को रेडिकेट करता है। इसके अलावा एक और स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सर्टेन सिविल फंक्शंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के दौरान सिविलियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब ये एरिया को कहा जाता है कि दिस वन एरिया इज इन थ्रेट, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट देयर। ठीक है, तो अपनी फोर्सेस वहां पर जो है वो कर देते हैं, वहां पर क्या उसको बोलते हैं। ठीक है, और तो वहां पर वो डिफेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, सिविलियन की सिक्योरिटी को स्ट्रीमलाइन किया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी को सिविलियन को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, बेशक इनकी से नहीं होती, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। ठीक है, सिविलियन की सिक्योरिटी को। सिविलियंस कौन होते हैं? आम शहरी। ठीक है, सिटीजन्स भी बोलते हैं, सिविलियंस भी बोलते हैं। मेरी टर्म्स कुछ डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन टाइम टू टाइम सीख जाओगे। ठीक है,
उसके बाद बच्चे इसके कॉन्स आ जाते हैं। कॉन्स में इसके नुकसान है। सबसे पहले तो ये है कि डेमोक्रेसी की डेथ है इसमें। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सबसे बड़ी चीज फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। प्रेस आपका किसको कहते हो? मीडिया। अच्छा, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया आपका, ये जो सोशल मीडिया, इन सब के ऊपर बैन होता है। मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, आप कुछ यूज नहीं कर सकते हो। कुछ आपके वो जो प्रेसेस ये आते हैं इंटरव्यूअर्स, वो नहीं आ सकते। स्पीच नहीं है कोई। उसके बाद इसके अलावा ये होता है नुकसान के डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती है ना, वो फिर डिक्टेटरशिप में जो कंट्री आया होता है ना, उसके ऊपर भी वो उससे रिलेशन नहीं बनाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के सारे रिलेशन खत्म हो जाते हैं डिक्टेटरशिप में। तो वही बात आ गई कि आपके नेबर कंट्रीज के साथ जब रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? ऐसे ही है ना। उसके बाद आ जाते हैं जी सपोर्टिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हैं? पहले मुझे बताओ स्टेट एक्टर्स कौन से हैं? मुल्क को जो चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, हमारी एनजीओ स्टेट एक्टर्स हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स? नॉन स्टेट। स्टेट एक्टर्स वो एग्जैक्टली स्टेट एक्टर्स वो होती है जो स्टेट का हिस्सा होती है। ठीक है, जो हमारी कंट्री का हिस्सा। नो डाउट दूसरी भी हमारी कंट्री का हिस्सा है, लेकिन वो नॉन स्टेट इसलिए कहलाती है कि वो स्टेट की प्रोग्रेसिव में काम नहीं कर रही होती, अलग से काम कर रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टेट एक्टर्स आर कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर। उसके अंदर बच्चे ये जितनी भी हमारी इस्लामिस्ट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कौन सी है भला? एनीबडी? हाँ। ऑर्गेनाइजेशंस तो नॉन स्टेट एक्टर्स में आ जाती हैं। इसके अलावा ये जो अपने आप को फिर जिहादी जहाद के नाम पर जो है ना दहशतगर्दी इम्पोज करती है। एग्जैक्टली जो अपने जैसे क्या यहाँ पर हाँ जी टीएलपी है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जैक्टली वो अब पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को इसीलिए करेंगे क्योंकि उनका इमेज जो है, इम्प्रेशन जो है वो खराब हो रहा है एक्सट्रीमिज्म की वजह से। ठीक है ना, वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जिहादिस्ट हैं, हम जिहाद करें, लेकिन द नेम ऑफ जिहाद दे आर डूइंग द टेररिज्म। ठीक है, वो अपना टेररिज्म फैला रहे होते हैं। तो इसलिए वो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपना इस्लाम के नाम पे जो है वो टेररिज्म फैला होती है। तो ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया इसके प्रॉस और कॉन्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल लॉ। एंटी स्टेट भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन या बिल्कुल, उनको भी कर लें। एंटी स्टेट दाइश हो गई, टीटीपी है, दाइश है, इसके अलावा आईएस है। ये वो स्टेट्स हैं जो आपकी काउंटर कंट्री, जो नेबर कंट्रीज के साथ आपका रिलेशन बनाया हुआ। उन्होंने स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और वो एंटी स्टेट एक्टर हैं, लेकिन आपस में भी उनके इख्तिलाफात हैं और वो मुल्क के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, आपस में भी हैं उनके इख्तिलाफात और साथ में वो मुल्क किसी भी दूसरे नेबर कंट्रीज को भी नुकसान पहुंचा देते। ठीक है, एंटी स्टेट का मतलब क्या है? मुल्क के खिलाफ। एंटी ऑपोजिट होता है ना। ठीक हो गया। तो ये कुछ स्टेट एक्टर्स, कुछ टर्म्स हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ये भी अगर आप करना चाहते हो, जिन्होंने किया उनको तो आइडिया होगा, जिनका नहीं भी है तो ये टर्म्स बहुत कॉमन है। आप अगर इंग्लिश में न्यूज देखते हो, आई विल रेफर एवरीबॉडी, जज़ीरा न्यूज है इंग्लिश में होती है और इसमें काफी चीजें यही होती है। अगर आप उनको देखोगे ना, एक तो आपकी स्पोकन इंग्लिश और रीडिंग इम्प्रूव होगी और साथ में आपकी नॉलेज में इजाफा है। तो थोड़ा सा ठीक है, उन्होंने एब्रिगेट किया 62 में आया, 62 वाला आइन आया। ठीक है, ये वाले दो आइन ये रहे। ठीक है, ये वाला उन्होंने मुअत्तल कर दिया, लेकिन 73 वाला रहा। ये जब यहाँ पर ज़ियाउल हक साहब आए ना, उन्होंने आइन को मुअत्तल नहीं किया। उन्होंने बोला कि ये 73 वाला आइन जो बन चुका हुआ है, किसने बनाया था वो? 70 एग्जैक्टली। ये आपको पता होना चाहिए। 73 था तो 71 से 77 के दौरान कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाने में भी हेल्प की क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने जब ये आइन बनाया तो ज़ियाउल हक साहब ने वो आइन मुअत्तल नहीं किया। उसने कहा हम इसी आइन को चलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर 62 वाला आइन एब्रोगेट हुआ 69 में।
उसके बाद 73 में जब मार्शल आया तो यहाँ पर आइन को मुअत्तल नहीं किया था। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए।